नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एनटीपीसी जो रेलवे के द्वारा CBT2 का एग्ज़ाम हुआ है 2022 में, जिसमें जो टोटल 18 सेट में साइंस के सवाल पूछे गए हैं। उनमें से वो सवाल जो काफ़ी टफ सवाल थे, मैक्सिमम कैंडिडेट को उनका आंसर पता नहीं था। तो इस वीडियो में टोटल इस प्रकार 17 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आने वाले ग्रुप डी एग्जाम्स में आपको पता तो चले कि रेलवे किस हद तक डिफिकल्ट लेवल के सवाल पूछ सकते हैं। स्पेशल साइंस का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा आने वाला ग्रुप डी का। ये सवाल यहाँ पर 17 क्वेश्चंस अपन देखने वाले हैं। जो टफ वाले सवाल हैं एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए हैं। CBT फर्स्ट के इस प्रकार साइंस के वैसे टोटल 600 के आसपास सवाल पूछे गए थे। CBT फर्स्ट जो रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है उनका अलग से PDF है, वो अवेलेबल किया गया था और वीडियो भी बनाया गया था, वो आप चेकआउट कर सकते हो। और इनमें जो CBT फर्स्ट में किस प्रकार से टफ सवाल पूछे गए हैं, लगभग 100 के आसपास सवाल है, उसकी एक सीरीज़ जल्द आएंगे। सीरीज़ क्या एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे, तो आपको पता चले किस प्रकार टफ से टफ सवाल रेलवे साइंस के पूछ सकते हैं। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है ये नया टेलीग्राम चैनल, प्रेस जो 2,30,000 मेंबर्स वाला है, उनका मेन एडमिन अकाउंट डिलीट हो गया था। सो यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल को जो PDF वाला है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सवाल नंबर 1 से कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो भी कैंडिडेट ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी करें और अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, अभी भी मौका है। आप एग्ज़ाम से पहले कम से कम 15 से 20 तो मॉक टेस्ट अभी लगा लीजिएगा, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो पाए। और जो कैंडिडेट अभी मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, आज 26 जुलाई लास्ट डे है आपकी ऑफर का, जिसमें आपको 12 के बजाय 18 मंथ टेस्ट बुक पास की वैलिडिटी, साथ ही साथ TTG के कूपन कोड यूज़ करने पर मैक्सिमम 25% का डिस्काउंट यानी 125 रुपये का डिस्काउंट डायरेक्ट मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अभी जाकर वीडियो के बाद आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें अभी 18 मंथ 6 मंथ फ्री वैलिडिटी मिल रही है। आज लास्ट डे है। सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर मॉक टेस्ट रहते हैं। एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट लगाने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट है वो बेहतर हो पाता है। एग्जाम से पहले आपको पता चल जाए कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक के समय रहते हैं, उसको बूस्ट कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा, चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। सवाल देखिएगा, चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण के लिए जो एंजाइम का उपयोग किया जाता है उसका नाम है दोस्तों लाइपेज एंजाइम। कौन सा? लाइपेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर निम्न में से किस उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालिक नहीं है। तो सैटेलाइट वाला वैसे ये पोर्शन साइंस से नहीं है, लेकिन रेलवे इस प्रकार से काफ़ी सवाल पूछ रहा है जियोग्राफी वाले सेक्शन से। निम्न में से ऑर्बिट वाले सेक्शन से किस सैटेलाइट की कक्षा सूर्य समकालिक नहीं है। काफ़ी सैटेलाइट है, 200 प्लस 100 प्लस आपको सैटेलाइट मिल जाएंगे जो सूर्य समकालिक जिनकी कक्षा है। आपको पूछा कौन सी सैटेलाइट की नहीं है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मैथ्यूसैट है। ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वाला है, न कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट वाला। तो मैथ्यूसैट 9, 10, 11 इस प्रकार की सीरीज़ रहती है, जो कि ये 9, 10, 11 तो यूरोप के ऊपर है और मैथ्यूसैट 8 है, ये इंडियन ओशन के ऊपर है। और जो सन सिंक्रोनस वाले सैटेलाइट ऑर्बिट हैं वो कौन से हैं? मुख्य रूप से यहाँ पर आप देख रहे हो जो कार्टोसैट, इस प्रकार कार्टोसैट 1, 2, ठीक है, CBERS है, EROS है, क्लाउडसैट है, कॉस्मोस है, JPSS है, लैंडसैट है, मेटियोर है, मेटॉप है, ओशन सेट है। इनकी सीरीज़ रहती है 1, 2 या फिर ABC। इन सीरीज़ के उपग्रह है वो सूर्य समकालिक है। नेक्स्ट वन यहाँ पर, मालपीगिन नलिकाएं किस फाइला में उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करती हैं। मालपीगिन नलिकाएं हैं वो उत्सर्जी अंग के रूप में किस फाइला में कार्य करती है, तो वो है आर्थ्रोपोडा में। जिस प्रकार बात करूं एनिलिडा में जो उत्सर्जी अंग एक्सक्रेटरी ऑर्गन है वो क्या है? नेफ्रीडिया। तो नेफ्रीडिया है एनिलिडा में और मालपीगियम नलिकाएं है वो आर्थ्रोपोडा में। नेक्स्ट सवाल, कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है? लिविंग फॉसिल्स का आपको पूछा है। सबसे पुराना जीवित पेड़ प्रजाति है वो जिंकबो बिलोबा इसका नाम है, जिसे मेडने हेयर ट्री भी कहा जाता है। सबसे पुराना ये जीवित पेड़ प्रजाति पूछा है लिविंग फॉसिल। तो लिविंग फॉसिल का मतलब वे जीव जो आज से लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर उत्पन्न होकर किसी प्रकार प्राकृतिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहकर भी आज भी पृथ्वी पर ये पाए जाते हैं, लाखों वर्ष पहले जो उत्पन्न हुए हैं, और जीवित जीवाश्म ये कहलाते हैं। अगला सवाल यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट है, इसको बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं फेरस सल्फेट को, FeSO4.7H2O अणु भी रहते हैं। तो इसको गर्म करने पर जल अलग हो जाता है, ये जल अलग हो जाता है और क्रिस्टल का रंग हल्के हरे से सफ़ेद हो जाता है। कौन सी अभिक्रिया है? अब जल अलग हो रहा है
तो फ्यूजन होगा, फ्यूजन के साथ यहाँ पर रेडॉक्स भी हो रहा है, तो डीकम्पोजिशन और रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी फेरस सल्फेट क्रिस्टल में। क्रिस्टलीकरण का पानी होता है FeSO4.7H2O। इसको आप जब गर्म करते हो तो यहाँ से जल अलग हो जाता है और इस प्रकार ये रिएक्शन रहती है। अगला सवाल, किसे भूख हार्मोन कहा जाता है? क्योंकि ये भूख को उत्तेजित करता है, भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा के भंडारण में वृद्धि करता है। भूख हार्मोन जो भूख को उत्तेजित करता है, वसा के भंडारण में वृद्धि करता है, सेवन भोजन का आप बढ़ा सकते हो, तो ये हार्मोन है घेरलिन हार्मोन। तो घेरलिन हार्मोन हो जाएगा भूख हार्मोन। अगला सवाल यहाँ पर, द प्रोसेस इन विच ए टेडपोल टर्न्स इनटू ए फ्रॉग इज कॉल्ड, तो ये कायांतरण हो जाएगा, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस आप इसे कहेंगे। तीव्र परिवर्तनों से होने वाले रेशम के कीड़ों और मेढक के लार्वा के वयस्कों में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? जो मेढक हो गया या फिर कीड़े हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग इनकी फेज रहती हैं, एग बनता है, एम्ब्रियो बनता है, उस प्रकार। तो मेढक के लार्वा के वयस्क में रूपांतरण होना, लार्वा है उसका वयस्क में बदलना, ये मेटामॉर्फोसिस आप मैं उदाहरण के माध्यम से बताऊं तो सबसे पहले जो एग रहता है वो एग कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो बदलता है टेडपोल में, उसके बाद टेडपोल 2 लेग वाला, 4 लेग वाला, फिर यंग जो फ्रॉग है। तो जो आपको पूछा है लार्वा से यंग फ्रॉग है, वयस्क में रूपांतरण है मेढक का, वो कहलाता है कायांतरण मेटामॉर्फोसिस। अगला सवाल यहाँ पर, मैग्नोलियोफाइटा पुष्पी पादप होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? मैग्नोलियोफाइटा है, पुष्पी पादप है एंजियोस्पर्म, जो एंजियोस्पर्म का अन्य नाम आप कहेंगे वो है मैग्नोलियोफाइटा। नेक्स्ट यहाँ पर, गुद्देदार पौधे की कौन सी विशेषता नहीं है? गुद्देदार पौधे का पूछा है, तो इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? यहाँ पर देखेंगे पत्तियाँ नहीं होती हैं, गलत दे रखा है, पत्तियाँ होती हैं, जड़ें होती हैं, तना होता है, पत्तियाँ होती हैं, तो ये सभी विशेषताएं आपको पूछा कौन सी विशेषता नहीं है, ये गलत दे रखा है। गुद्देदार पौधे के बारे में कहा जाता है कि वाष्पोत्सर्जन पर नियंत्रण रखने के लिए दिन के समय अपने रंध्र बंद रखते हैं, पानी की कमी होती है, सो वाष्पोत्सर्जन को कंट्रोल करने के लिए डेजर्ट में ज़्यादातर पाए जाते हैं, तो पानी की कमी होगी और इसलिए ये रात्रि को ही कर पाते हैं, रंध्र अपने खोल पाते हैं और बंद रहते हैं दिन के समय, जैसे कि कैक्टिसिया है, क्रेसुलेसी है, यूफोरिबियसी है और एस्क्लीपाडेसी, अगावेसी, ये सभी हो जाएंगे गुद्देदार पौधे के उदाहरण। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अपक्षय का एक प्रकार नहीं है? रासायनिक अपक्षय का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग? रासायनिक अपक्षय ये विकल्प दे रखे हैं, इनमें से जो संक्षारण है और तापीय प्रसार। अब ये वाला सवाल है मैंने और एक सोर्स से देखा है जहाँ पर ये 3 ऑप्शन थे, जलयोजन था, ऑक्सीकरण था, कार्बनीकरण था और था संक्षारण, तो उसमें वो करेक्ट था। और इसमें आपके पूछा तापीय प्रसार का, तो ये तापीय प्रसार है, इसका रासायनिक अपक्षय नहीं होता, जलयोजन ऑक्सीकरण कार्बनीकरण में होता है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, एक निष्क्रिय 2 टर्मिनल वाला विद्युत घटक है जो परिपथ अवयवों के रूप में विद्युत प्रतिरोध आरोपित करता है। निष्क्रिय 2 टर्मिनल है मतलब क्या होगा, जो प्रतिरोध है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं होते हैं, तो निष्क्रिय 2 टर्मिनल हो जाएंगे, प्रतिरोध रजिस्टर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर, कौन सा आपको पूछा भूकंपीय क्षेत्र है? BIS के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस भूकंपीय क्षेत्र से संबंधित हैं? ये भी वैसे ज्योग्राफी का हो जाएगा, लेकिन ये जोन आपको पता होना चाहिए। BIS के अनुसार जो टोटल 5 जोन रहते हैं, जोन 5 हैं जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट सीवियर, बहुत ज़्यादा गंभीर भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये सीरीज। तो जोन 5 में अंडमान निकोबार आइलैंड भी आ जाते हैं। और कौन से क्षेत्र आते हैं जोन 5 में? तो पूरे पूर्वोत्तर भारत हो गया, पूरा पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, लद्दाख के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, गुजरात में कच्छ का रण इसमें आ जाता है, उत्तरी बिहार के कुछ हिस्से और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कवर करता है। तो ये आप कहेंगे जोन 5 है, बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से भूकंपीय क्षेत्र है, जो इसमें आपको अंडमान निकोबार का पूछा है। जोन 4 की बात करूं तो जम्मू कश्मीर के सारे हिस्से जोन 5 में नहीं आते, तो कुछ हिस्से यहाँ पर शेष हिस्से हैं वो जम्मू कश्मीर के जोन 4 में, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश का उत्तरी हिस्सा, बिहार और पश्चिम बंगाल, गुजरात के कुछ हिस्से, पश्चिमी तट के पास महाराष्ट्र के छोटे स्टेट और राजस्थान शामिल है जोन 4 में। जोन 3 में केरल, गोवा, लक्षद्वीप समूह, उत्तर प्रदेश के शेष हिस्से यहाँ पर जोन 3 में, गुजरात और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से, तो कुछ कुछ हिस्से सभी सभी जोन में है काफ़ी राज्यों के जोन 3। और जोन 2 में लगभग देश के शेष हिस्सों को कवर करता है, इनको छोड़ दें तो राजस्थान वगैरह ये जोन 3 में आ जाएंगे।
नेक्स्ट बार बादल का कौन सा प्रकार नहीं है। अब बादल में भी 3 जो उच्च मेघ, मध्य मेघ, निम्न मेघ। अब उच्च मेघ में अलग प्रकार है, मध्य मेघ में अलग, निम्न मेघ में अलग है। जैसे कि यहाँ पर कपासी बादल का प्रकार नहीं होता है, पक्षाब कपासी जरूर होता है, पक्षाब होता है और पक्षाब स्त्री, ये तीनों ही आप प्रकार देख रहे हो, ये उच्च मेघ के हैं। जो सबसे ऊंचाई, अधिक ऊंचाई पर रहता है वो पक्षाब मेघ है, और पक्षाब स्त्री मेघ, फिर पक्षाब कपासी मेघ, ये सही प्रकार है। हाई क्लाउड्स के प्रकार हैं जिसकी हाइट 20,000 फीट से ऊपर रहती है। और मध्य क्षेत्र हैं, मीडियम वाले जो मिडिल क्लाउड हैं, स्त्री मध्य मेघ, कपासी मध्य मेघ हैं, ये 2 टाइप हो जाएंगे जो कि लगभग 10,000 फीट के अल्टीट्यूड पर रहते हैं। निम्न मेघ हैं 0 से 2 किलोमीटर के आसपास, जिसमें स्त्री मेघ, स्त्री कपासी, स्त्री मेघ वर्षा और कपासी वर्षी मेघ हैं, ये आ जाएंगे निम्न मेघ में। कपास के बीज से रुई अलग करने की प्रक्रिया को, जो प्रोसेस है कपास के बीज से रुई को सेपरेट करना, उसे कहेंगे ओटाई, जिनिंग बोलेंगे इसको, क्या, कॉटन जिनिंग ओटाई। चींटी के डंक से राहत पाने के लिए बेकिंग सोडा और जिंक कार्बोनेट युक्त कौन सा घोल लगाया जाता है। चींटी के डंक से फॉर्मिक एसिड होता है, इसके लिए आपको क्या चाहिए, एसिड को प्रभाव को कम करने के लिए वहाँ पर आपको बेस चाहिए, क्षार चाहिए। तो जिंक कार्बोनेट युक्त कौन सा घोल लगाया जाता है, तो एक तो बेकिंग सोडा यहाँ पर काम आ जाता है, और इसके अलावा कैलामाइन सॉल्यूशन भी लगाया जाता है। अब रीट, अब की बार 2022 में एक सवाल पूछा गया है कि चींटी के डंक से राहत पाने के लिए जो कैलामाइन सॉल्यूशन प्रयोग किया जाता है उसमें क्या रहता है, उसमें रहता है जिंक कार्बोनेट, ये ज़रूर याद रखिएगा। विश्व स्तर पर मौत का प्रमुख कारण कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों की रोकथाम के लिए, हृदय संबंधी जो बीमारी है उनको रोकने के लिए, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने ग्राम से कम नमक का सेवन आपको करने की सिफारिश की जाती है। ज़्यादा नमक हानिकारक है, हृदय संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो इनकी रोकथाम के लिए प्रतिदिन 5 ग्राम से कम आपको नमक का सेवन करना चाहिए। अंतिम सवाल, किसमें जकड़ा जड़ें नहीं है, फाइब्रस रूट किसमें नहीं है। ये विकल्प थे चावल, गेहूँ, मक्का, चुकंदर। जो चुकंदर है, जो बीट रूट है, उसमें क्या है, फाइब्रस रूट नहीं होती है। बाकी चावल, गेहूँ, मक्का, गेंदा, केला सभी एक बीजपत्री रेशेदार जड़ प्रणाली के उदाहरण हैं। जकड़ा जड़ें, रेशेदार जड़ें, फाइब्रस रूट, ये इसके अंतर्गत आ जाती हैं। और बाकी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में भी कुछ टफ सवाल पूछे गए हैं, वो जल्दी एक अलग वीडियो में कवर हो जाएंगे। जैसे लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बन है, तो लैक्टिक अम्ल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, C3H6O3 है, जिसमें आप कहेंगे 3 कार्बन है। ग्लूकोज में कितना, 6 कार्बन है। इस प्रकार और सवाल आपकी एक वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना, और जो टेलीग्राम चैनल जो नहीं जुड़े हैं, टीटीजी के जो PDF वाला टेलीग्राम चैनल है वो कैंडिडेट जरूर ज्वाइन कर लेना। अब ज़्यादातर अपडेट यहीं पर आपको मिलने वाला है। और मॉक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक पर आज लास्ट डे है। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके आप 6 मंथ की फ्री वैलिडिटी और ले सकते हो, 18 मंथ वैलिडिटी पास वाला। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।